हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। इसके पहले हम लोगों ने 5 यूनिट कंप्लीट कर लिया था। अब अपन को यूनिट 6 पढ़ना है, जो चैप्टर का नाम है टिश्यू अथवा ऊतक। तो हम लोग जैसे क्या पढ़े थे, पहले सेल पढ़े थे, यानी कि फंडामेंटल ऑफ यूनिट जो है, तो हम लोगों ने पहले पिछले अध्याय में पढ़ा था। तो फंडामेंटल जो यूनिट है ना, उसमें क्या है, उसमें अपन लोग जो है तो सेल के बारे में ही पढ़ते हैं, और कि सेल क्या है, जैसे जंतु कोशिका है और प्लांट कोशिका में क्या है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को कंप्लीट कर चुके थे और उसके आंसर क्वेश्चन भी करा दिए थे। अब यूनिट 6 का जो है इसकी जो थ्योरी करा रही हूँ, उसके बाद जो है तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी इसके कराऊंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। यानी कि जो अमीबा है उसमें एक ही कोशिका पाई जाती है और एक कोशिका के ही द्वारा वो सारा मतलब काम करता है। जैसे गति यानी उसका चलना, भोजन ग्रहण करना, गैसीय जैसे श्वसन की क्रिया हो गई, उत्सर्जन और ये विनिमय जो है, तो ये सब क्या करता है, एक कोशिकी है ये जीव अमीबा, और एक कोशिका के द्वारा ही ये सारे कार्य इनमें संपन्न होते हैं। लेकिन बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्यों में पेशीय कोशिका फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, यानी कि जो पेशी कोशिका है, जैसे अपना हैंड हो गया, क्या है, पेशी कोशिका के अंतर्गत आ गया। अपना जो ये है पैर है, इसको क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार मूवमेंट इनमें कर सकते हैं। ये क्या है, पेशीय कोशिका, जिसमें गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं हैं, संदेशों को वाहक होती हैं जो तंत्रिका कोशिकाएं। रक्त क्या है, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है, ऑक्सीजन। यानी कि सब वाले अलग अलग ऊतक होते हैं अपने बॉडी में। पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। अतः बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। जैसे मतलब जो जहाँ कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका सबका कोशिका भी अलग अलग है और इनका जो है तो कार्य भी अलग अलग है। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य करते हैं, यानी कि जो आकार में समान हो और कार्य में भी समान हो, क्या कहलाती हैं, ऊतक कहलाती हैं। ये ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी ऊतक के उदाहरण हैं। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण कहलाती हैं। यानी कि ऊतक क्या कहलाता है, तो वे जैसे छोटे छोटे जो सेल होते हैं, अपन जो पढ़ चुके हैं, कोशिका होती हैं, उनकी जो संरचना है, उनकी संरचना समान हो और उनका कार्य भी एक साथ संपन्न हो, मतलब कार्य भी समान हो। उन्हें ग्रुप में हो, उन्हें क्या कहते हैं, टिश्यू अथवा ऊतक कहते हैं। फिर क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं। जैसे अपन लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले जैसे सेल पढ़ते हैं, फिर सेल के बाद क्या आता है, ऊतक आता है, ऊतक के बाद क्या आता है, अंग आता है, फिर अंग तंत्र आता है, फिर इसके बाद जो है तो बॉडी आता है। इस प्रकार से अपने बॉडी का निर्माण होता है। मतलब इसका एक प्रोसेस है। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है। उसके बाद ऊतक हो गया, फिर अंग हो गया, फिर अंग तंत्र हो गया, इसके बाद बॉडी हो गया, मतलब शरीर हो गया। इस तरह से मतलब इसका शरीर का निर्माण होता है। तो क्या पौधों और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं। तो आइए हम विभिन्न ऊतकों की संरचनाओं तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधों और जंतुओं की संरचनाएं समान होती हैं। क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं। दोनों में
स्पष्ट अंतर होता है? बिल्कुल स्पष्ट अंतर होगा, क्योंकि पौधे स्थिर होते हैं और हम लोग तो स्थिर नहीं रहते, हम लोग तो गति करते रहते हैं, जैसे जो जीव जंतु हैं, जो एनिमल हैं। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है। अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरी ओर जंतु भोजन साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते रहते हैं और ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित हो रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों और पादप ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। यानी कि इनके जो है तो किस प्रकार से इनको विभाजन किया जाएगा, तो इनके जो तो विभाजन क्षमता के आधार पर इनको जो है इनका वर्गीकरण किया जाएगा पौधों का। फिर इसके बाद वृद्धि अथवा विभाज्य ऊतक तथा स्थायी ऊतक। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती हैं, अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। मतलब जंतु की जो होती है एक निश्चित सीमा नहीं होती, किंतु पेड़ पौधों में एक निश्चित होती है। जैसे कहने का मतलब प्लांट में जैसे मूल भाग हो गया, जिसे एपिकल मेरिस्टेमेटिक हो गया, इंट्राकैलोरी मेरिस्टेमेटिक हो गया, फिर लेटरल मेरिस्टेमेटिक हो गया, इसका एक क्षेत्र होता है। जंतुओं में विभाज्य तथा विभाज्य क्षेत्र की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है, विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में। संरचनात्मक संगठन एक और पौधों के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे ऊतक क्या है, तो वो आपको बता ही दिए। ऊतक एक प्रकार की जो कोशिकाओं से बनी होती हैं, जो कोशिकाएं समान होती हैं समूह में, और संरचना जो होती है उनका एक समान होता है, कार्य भी एक समान होता है, उन्हें ऊतक कहते हैं। फिर बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है, तो ये बहुकोशिकीय जीवों के बारे में भी इसके आंसर क्वेश्चन बाद में कराऊंगी, तो सब कुछ बताऊंगी। फिर इसके बाद जैसे पादप ऊतक हो गया, विभाज्य ऊतक हो गया। पादप ऊतक में जैसे क्या अपने को पढ़ना है, प्लांट टिश्यू जो है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभाज्य ऊतक टिश्यू में इसमें देखना है कि मेरिस्टेमेटिक ये जो टिश्यू हैं, देखिए विभाज्य ऊतक टिश्यू क्या कहते हैं कि होती हैं, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती हैं और परिपक्व होती हैं, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती हैं। नेक्स्ट पेज है, इसके पहले ये दिया हुआ है इसमें कि सबसे पहले ये जो प्याज का दिया हुआ कि इसमें कैसे विभाज्य ऊतक, मतलब इसका जो निरीक्षण करना, इसके बारे में पहले देखना होगा। 6.1 देखना होगा कि दो शीशे के जार लेते हैं, यानी कि इसमें जो डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये देखिए जो दो शीशे के जार लेंगे सबसे पहले, और इसमें प्याज देखिए, इसमें जो है तो थोड़ा नीचे पानी डाला हुआ है और इसमें प्याज रखी गई है। फिर इसके बाद इसमें क्या करना है, पानी भर देते हैं। अब दो प्याज लेते हैं और दोनों जारों पर एक एक प्याज रख देते हैं, जैसा कि चित्र 6.1 में दिखाया गया है। कुछ दिनों तक दोनों प्याजों की मूल की लंबाई मापते हैं, मूल यानी जड़ को। पहले दूसरे और तीसरे दिनों में मूल की लंबाई को माप लेते हैं। दूसरे जार में रखी प्याज की मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूलों की लंबाइयों का 5 दिनों तक निरीक्षण करें और उनमें हुई प्रत्येक दिन की वृद्धि को माप को नीचे दी गई तालिका में लिखें। यानी कि इसमें दिया हुआ है जो तालिका दी हुई है, इसमें जो परीक्षण करेंगे, यानी कि जब प्रैक्टिकल टीचर्स लोग कराएंगे
तब आप लोग इसमें जो है तो लिखेंगे कि एक दिन में कितने सेंटीमीटर ये बढ़ता है, इसकी जो मूल होती हैं, जो जड़ें होती हैं। फिर ऊपर के निरीक्षणों को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है? हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद भी क्या वह वृद्धि करती रहती है? जब हम ऊपर का हिस्सा काट लेंगे तो कैसे वृद्धि करेगी? उसको तो वृद्धि नहीं करेगी। जब हम जार 2 में रखी प्याज की मूल के ऊपरी हिस्सा को काटते हैं तो वे वृद्धि करना बंद कर देती है। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। यानी कि जो विभाजित ऊतक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, उनके कारण जो है तो होता है, इनमें विभाज्य ऊतक टिश्यू के कारण। ऐसे ऊतकों को क्या कहते हैं? विभाज्योतक भी कहा जाता है। ये विभाज्योतक किस भाग में स्थित हैं? तो विभाज्योतक की उपस्थित वाले क्षेत्र के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियम, पार्श्वीय तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया गया। मतलब इसमें जो ऊतक है इसके 3 भागों में बांटा गया। शीर्षस्थ यानी कि जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक है, फिर इसका जो है तो ये मध्य जो कैम्बियम है, देखिए पार्श्वीय जो है तो ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक है, और ये जो नोड के पास पाया जाता है ये क्या है? इंट्राकैलोरी मेरिस्टेमेटिक है। यानी कि अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया गया है। विभाज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभाज्योतक की तरह होती हैं, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती हैं और परिपक्व होती हैं, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती हैं। जैसे सबसे ऊपरी भाग जो है इसका तो क्या है? ये शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक है, यानी कि जो है तो ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक है। फिर ये जो नोड के पास, ये देखिए यहाँ पर नोड है, इंटर नोड जो है, यहाँ पर जो दिया हुआ है अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक है, यानी इंट्राकैलोरी मेरिस्टेमेटिक है। फिर इसके बाद जो है तो सबसे नीचे भाग में देखिए पार्श्व विभाज्य ऊतक, यानी कि साइड में जो इनकी जो पेड़ की जो चौड़ाई बढ़ती है, जहाँ पर मोटा होता है, उसे क्या कहते हैं? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। फिर इसके बाद क्या है? प्ररोह के शीर्षस्थ विभाज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होता है। यानी कि जो ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक है, शीर्षस्थ जो है तो विभाज्योतक, ये क्या होता है? ये जो है तो जड़ में और जो है तो मूल में, मतलब ये जो तने के ऊपरी भाग में और जड़ में दोनों में पाया जाता है, यह शीर्षस्थ विभाज्योतक, तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभाज्योतक कैम्बियम के कारण होती है। तो इसमें जैसे देखिए कैम्बियम के कारण होती है, तो इसमें देखिए डायग्राम जो दिया हुआ है, तो डायग्राम में किस तरह से समझाया गया है, पहले इसको पढ़ा देती हूँ, उसके बाद डायग्राम आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए, अंतर्विष्ट विभाज्योतक कुछ पौधों में पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये अंतर्विष्ट विभाज्योतक, यहाँ पर पर्व संधि पाई जाती है, तो इसमें जो है तो अंतर्विष्ट विभाज्योतक पाई जाती है पर्व संधि के पास। विभाज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। जो ये विभाज्योतक ऊतक होते हैं, इनके पास क्या क्या होता है? इनके पास कोशिका द्रव्य होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म होती है, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है, और स्पष्ट केंद्रक यानी न्यूक्लियस होते हैं। उनके पास रसधानी भी होती है, यानी रसधानी नहीं होती है, यानी वैक्यूल्स इसमें जो है विभाज्योतक ऊतक में प्रेजेंट नहीं होती है। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास रसधानी क्यों नहीं होती है? मतलब क्या रीजन है? क्योंकि इसमें विभाजन होता रहता है, इसलिए उनके पास रसधानी नहीं होती है। आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में उल्लेखित रसधानियों के कार्यों का संज्ञान ले सकते हैं, किस प्रकार से होती है। अब इसके बाद क्या है? स्थायी ऊतक है। स्थायी ऊतक में क्या पढ़ना? परमानेंट टिश्यू में कि विभाज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है। ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। यानी कि इसमें विभाजन नहीं होगा फिर, इसलिए जो है ये स्थायी ऊतक हो जाएंगी। अगर विभाजन पाई जाएगी तो फिर वो विभाज्योतक ऊतक हो जाएगी। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण करते हैं। विभाज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक का विकास करती हैं। यानी कि जो विभाज्योतक ऊतक है, यही इन्हीं के जैसे विभाजन होता रहता है, उसके बाद जो है तो स्थायी
स्थायी ऊतक का निर्माण हो जाता है। फिर क्रियाकलाप 6.2 में देखिए, एक पौधे के तने को लीजिए तथा अपने शिक्षक की सहायता से उसके पतले सेक्शन देखिए। अब इसमें देखिए, जैसे ये दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले देखिए, सबसे ऊपरी भाग में इसमें क्या दिया हुआ है, ये ऊपर जो नोक जैसे निकले हुए हैं, इसे क्या कहते हैं, ट्राइकोम कहते हैं। फिर इसके जो बीच में पीठ पाया जाता है, जो सेंटर में जो पाया गया, इसे क्या कहते हैं, म्यूसिलेगिनस कैनाल है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर क्या है, क्यूटिकल है। अब देखिए, जो यहाँ पर जो परतें दिखाई हुई हैं, 3 परत, सबसे ऊपरी भाग में क्या है, ये एपिडर्मिस है। फिर उसके सेकंड पार्ट को क्या है, हाइपोडर्मिस है। फिर उसके बाद थर्ड में क्या है, कॉर्टेक्स है। फिर और नीचे गए तो क्या है, एंडोडर्मिस है। फिर उसके बाद पेरिसाइकिल है। फिर फ्लोएम है। फिर कैम्बियम है। फिर मेटाजाइलम है। प्रोटोजाइलम है। मज्जा किरण है। जाइलम है। संवहन बंडल है, वेस्कुलर बंडल जो होते हैं। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में क्या है, पिथ पाया जाता है। यानी कि सबसे लास्ट में जो है तो वेस्कुलर बंडल है और जाइलम है ना, इसमें जो है तो। फिर इसके बाद क्या है, अब सभी सेक्शन को सेप्रेनिन से रंजित करें। यानी कि जो सेक्शन है इसको अगर सेप्रेनिन से रंजित कर लेते हैं तो क्या होता है कि इनकी जो संरचनाएं हैं वो स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। एक अच्छे से कटे हुए सेक्शन को स्लाइड पर रखें और उस पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालें। उसको कवर स्लिप से ढक दें और स्लाइड का निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी से करें। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करें और उनके विन्यास को देखें। चित्र 6.3 से इसकी तुलना करें। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार करें और निरीक्षण के आधार पर उनके उत्तर दें। यानी कि जो नीचे एक्टिविटी दी हुई है इसके बारे में क्या है कि मतलब क्या बता रहे हैं, जो अपन जो डायग्राम देखे हैं मतलब तो उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है। क्या सभी कोशिकाओं की संरचनाएं समान हैं? सभी कोशिकाएं तो समान नहीं होंगी। अभी अपन पढ़े हैं कि जो कोशिकाएं होती जो संरचना में समान हो और जो कार्य में भी समान हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें टिश्यू कहते हैं, यानी कि ऊतक कहते हैं। फिर कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाओं के इतने प्रकार क्यों हैं? मतलब क्या रीजन है कि इतने सारी कोशिकाएं हैं। हम पौधों की मूलों का सेक्शन काटने की कोशिश कर सकते हैं। हम विभिन्न पौधों के मूल और तने का सेक्शन भी काट सकते हैं, यानी कि जो उसकी जड़ है उसका भी सेक्शन काटते हैं और उसके तने का भी। फिर इसके बाद जो है तो इसका जो है तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसको ज्ञात करें, अपन देखें कि इसमें क्या क्या पाई जाती हैं। फिर इसके बाद सरल स्थायी ऊतक यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है तो क्या है इसके बारे में। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। यानी कि जो अभी अपन देखे हैं ना डायग्राम में, एपिडर्मिस सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। तो एपिडर्मिस के नीचे की कोशिकाओं में कुछ परतें होती हैं। जो परतें होती हैं जैसे एंडोडर्मिस हो गया, ये हो गया कोलेनकाइमा हो गया, पैरेनकाइमा हो गया, फ्लोएम हो गया, ये सब क्या है एपिडर्मिस के नीचे ही तो पाई गई हैं, जो भी अपन डायग्राम में देखे हैं यहाँ पर। ये सब ये देखिए, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, पेरिसाइकिल हो गया, फ्लोएम हो गया। ये सब कैसे, ये सब स्थायी ऊतक जो है तो सरल स्थायी ऊतक के नीचे ही पाई जाती हैं। पैरेनकाइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। यानी कि पैरेनकाइमा किस प्रकार का ऊतक है, तो सरल स्थायी ऊतक है पैरेनकाइमा। यह पतली कोशिका भित्त वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं हैं। यानी कि अब आपसे जैसे पूछ लेगा कि स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा तीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो कौन सी डेड कोशिका है, कौन सी जीवित कोशिका है। तो पैरेनकाइमा कैसे कोशिका है, ये एक जीवित कोशिका है। पतली कोशिका वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है और ये जीवित कोशिकाएं हैं। ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है, जो पैरेनकाइमा है। और ये ऊतक प्रायः भोजन का भंडारण करती हैं। ये देखिए यहाँ पर एक कोशिका बनी हुई है। इस प्रकार से इनके अंदर जो क्या होता है, ये जो वैक्यूल्स अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं, इसमें जो है तो ये अपना जो है तो भित्ति की मोटाई सबसे बाहरी, फिर केंद्रक भी पाया जाता है, रसधानी भी पाई जाती है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और इसके अंदर जो है तो ये अपना भोजन एकत्रित करते रहता है पैरेनकाइमा।
ए में देखिए ये पैरेन्काइमा है, दूसरे नंबर में क्या है, ये कोलेनकाइमा है। ये पैरेन्काइमा जो अंतरकोश की स्थान है, यहीं पर जो है अपना भोजन को एकाग्र करते हैं। फिर स्क्लेरेन्काइमा है, फिर अनुप्रस्थ सेक्शन अनुदैर्ध्य काट। स्क्लेरेन्काइमा का दो प्रकार से मतलब इसको काट करके इसको देखते हैं उसमें तो किस प्रकार से संरचना दिखाई देती है, ये इसमें दिखाया गया है। ये भोजन का भंडारण करती हैं, है ना, करती हैं। कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है। कुछ पैरेन्काइमा के ऊतकों में क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन ऊतकों को क्लोरेन्काइमा यानी कि हरित ऊतक कहा जाता है। जो पैरेन्काइमा होती हैं उसी में कुछ जो है तो ऊतक कैसे पाए जाते हैं, जिनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं वो भी ऊतक पाए जाते हैं, और जिस क्लोरोफिल के कारण उन्हें क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं, यानी हरित ऊतक कहा जाता है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं, जिसके कारण ये जल में उतर आती हैं। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा भी कहते हैं, यानी कि जो जल में तैरती रहती है उस कोशिका को क्या कहते हैं अपन, तो एरेन्काइमा कहते हैं उस प्रकार की कोशिका को, है ना। पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी ऊतक कोलेनकाइमा के कारण होता है। अब आपसे जैसे पूछ ले कि पौधे में लचीलापन की, जैसे डाल को अपन खींचते हैं फिर छोड़ देते हैं तो नीचे आकर फिर ऊपर चली जाती है, तो वो किस किस ऊतक के कारण होती है, तो कोलेनकाइमा के कारण होती है। अगर ये कोलेनकाइमा नहीं होगा तो वो डाल जो है सीधे चट से टूट जाएगी, उसमें लचीलापन नहीं रहेगा। यह पौधे के विभिन्न भागों में पत्ती, तना, देखो पत्तियों में भी पाई जाती है, तना में भी पाई जाती है, बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधे को यांत्रिक सहारा, मतलब जैसे यांत्रिक सहारा कौन प्रदान करता है पौधे को, तो कोलेनकाइमा की जो टिश्यू होते हैं ये प्रदान करता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में पा सकते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, ये जो होती हैं। एक अन्य प्रकार का ऊतक स्क्लेरेन्काइमा होता है और यह ऊतक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाती हैं। अब जैसे आप लोग ये ध्यान दिए रहे, कोलेनकाइमा जो है तो लचीलापन पाया जाता है और स्क्लेरेन्काइमा जो है तो कठोर और मजबूत होती हैं, जो कि आकार देती हैं जैसे पौधों को। जैसे अब स्क्लेरेन्काइमा का एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है, यह स्क्लेरेन्काइमा ऊतक से बना होता है। यानी कि स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का उदाहरण क्या है, नारियल का छिलका है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं, ये लंबी और पतली होती हैं, क्योंकि इस ऊतक की भित्ति किसकी बनी होती है, लिग्निन के कारण मोटी होती है। यानी कि इसमें लिग्निन का जमाव होता है जिसके कारण मोटी हो जाती हैं। ये भित्तियां प्रायः इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। जिस प्रकार से मतलब कोलेनकाइमा में जो है तो पाया जाता है उस प्रकार अंतरकोश के, उस प्रकार से स्क्लेरेन्काइमा में अंतरकोशिका नहीं पाई जाती है, जिसके वजह से क्या होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा की कोशिका जो है तो कठोर होती हैं। जो ऊतक स्क्लेरेन्काइमा ऊतक है क्या होते हैं, कठोर होती हैं, जो कि पौधे को मजबूती प्रदान करती हैं। और ये जो कोलेनकाइमा है ये जो है तो लचीलापन होता है ये कोलेनकाइमा में। फिर इसके बाद देखिए चित्र 6.4 में यह ऊतक तने के संवहन बंडल के समीप तनों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। मतलब जो ये होता है आपका जो कठोर वाला जो ऊतक होता है यानी कि स्क्लेरेन्काइमा जो है तो किस में पाया जाता है, सभी पत्तों के शिराओं में, जो पत्तियों के बीच में देखे होंगे एक ऐसे डंठल जैसे बना होता है, शिराओं में तथा बीजों में और फलों में, जो ऊपर से जैसे जो छिलका पाया जाता है बीजों के वो उसमें पाए जाते हैं, उपस्थित होता है। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। फिर 6.3 में देखिए कि रियो की ताज़ा तोड़ी हुई पत्ती लीजिए, इसे दबाव लगाकर इस तरह से तोड़िए कि पत्ती का छिलका अलग निकल आए। इस छिलके को अलग करके जल से भरी हुई पेट्रिडिस में रखें। फिर इसमें क्या करें, कुछ बूंद क्या करें, सेफ्रेनिन विलयन की डालिए।
ये जो डीओ की ताज़ा पत्ती अपन तोड़े हैं। ये देखिए यहाँ पर किस प्रकार से दिखाया गया। रच्छी कोशिकाएं, स्टोमेटा जो है, एपिडर्मी कोशिका है, स्टोमेटा कोशिका है, रच्छी कोशिका है, किस प्रकार से दिया हुआ है ए और बी। द्वार कोशिका तथा एपिडर्मिस कोशिकाएं पार्श्वदृश्य और पृष्ठदृश्य, मतलब दोनों प्रकार से दिखाया गया है इसमें। फिर कुछ समय लगभग 2 मिनट के पश्चात छिलके को स्लाइड पर रख दीजिए। जो डीओ की पत्ती तोड़े थे और जिसमें सेफ्रेनिन डाले थे, उसके बाद जो है तो इसको क्या करना है, कुछ समय के बाद इसको स्लाइड पर रखना है तथा इसे धीरे से कवर स्लिप से ढकें। इसका सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन कीजिए। जो आप देख रहे हैं वह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत क्या है, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस प्रायः कोशिकाओं के एक परत की बनी होती हैं। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती हैं, जो जल के क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। पौधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती हैं। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती हैं। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती हैं। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती हैं। अब जैसे आपसे मान लीजिए पूछा गया कि पौधों की रक्षा कैसी होती है, तो एपिडर्मल कोशिकाएं पौधों की बाह्य सतह पर पाई जाती हैं और इसमें मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत होती है, यानी नहीं तो इसके अंदर पानी न भर जाएगा और इसमें जो है ये जो कीटाणु हैं, परजीवी हैं, कवक हैं, ये क्या कर देंगे, उसमें जो है तो आघात पर पहुंचा देंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए उससे क्या है, ये जो है तो सहारा प्रदान करती हैं। एपिडर्मल जो होती है सबसे बाहरी सतह जो होती है, क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व तो क्या है, रक्षा करने का है। अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान की अछिन्न परत बनाती हैं, यानी कि इसमें कोई भी अंतरकोशिकीय जो है तो नहीं पाई जाती हैं। ये परत बाई परत बनी होती हैं। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। इनकी जो पार्श्व यानी कि साइड की भित्तियां होती हैं, तो उनकी जो कैसी होती हैं, आंतरिक जो उनके अंदर जो दीवार होती है उससे क्या होती हैं, मोटी होती हैं। पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्र को देख सकते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अभी जो डायग्राम में आप लोगों को दिखा रही थी, स्टोमेटा को 2 वृक्कों के आकार की कोशिकाएं घेरी रहती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, रच्छी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में पानी का निकलना की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा ही होती है, यानी कि जो वाष्प पड़ती है किसके कारण होती है, स्टोमेटा के कारण ही होती हैं। याद करें, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करें। वाष्पोत्सर्जन किस कारण से होता है, इसमें बताना है। जैसे अधिक टेम्परेचर बढ़ जाता है उसके भी कारण होता है, जल की मात्रा अधिक हो जाती है उसके भी कारण होता है। अब जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। साधारणतः है उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं। जैसे जो सबसे पहले ऊपरी भाग आपको दिखाए थे, जो डायग्राम में सबसे ऊपरी भाग में दिया हुआ था, क्यूटिकल जिसे बोलते हैं, वो क्या है, उसमें एपिडर्मल जो कोशिकाएं हैं उसमें प्रवर्ध जैसे जो निकले थे उसे क्या कहते हैं, उसे क्यूटिकल कहते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है, यानी कि जो पानी का जो अवशोषण है उसके कारण जो है तो बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय जहाँ होता है वहाँ पर पानी की कमी होती है, इसी कारण जो है तो जिससे पानी का वाष्पोत्सर्जन रोका जा सके उसके लिए क्या है, उसमें क्यूटिन के जमाव होता है। क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है, बिल्कुल होगी। एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है, तो जैसे जो पुराना पेड़ होगा तो उसकी शाखाएं, उसकी जो बाहरी परत होगी ज़्यादा मोटी होंगी। जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है और द्वितीयक विभाज्योतक की एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है
कार्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती हैं। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये बिना अंतरकोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्ति पर क्या होती है? सुब्रिन नामक पदार्थ होता है। इनकी जो भित्ति में देखिए सुब्रिन होता है। आप ध्यान दीजिएगा, लिग्निन का जमाव किसमें होता है? तो वहाँ पर आप जो कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा देख रहे थे, तो स्क्लेरेनकाइमा जो थी उसमें जो है तो लिग्निन का जमाव होता है, जो नारियल का उदाहरण दिए थे। और इसमें क्या है? इसमें सुब्रिन का जमाव होता है, जो सुरक्षा प्रदान करती है। एपिडर्मिस उपत्यकाओं में जो पाया जाता है सबसे ऊपरी भाग में नामक पदार्थ होता है, जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है। सुब्रिन क्या करता है कि जो ये हवा चलती है तो हवा से जैसे प्लांट नहीं तो टूट नहीं जाएगा, उससे जो है तो सुरक्षा प्रदान करती है, मतलब हवा उसमें प्रवेश नहीं कर पाती है। ये वो कहने का मतलब है इसमें। फिर ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है? छाल कोशिकाएं, ये जो सबसे बाहरी परत होती हैं, रच्छी कोशिकाएं, फटी हुई एपिडर्मल। कभी आप लोगों ने नीम का पेड़ देखा होगा, उसमें सबसे ऊपरी परत में देखे होंगे कैसे जो है तो फटी फटी सभी ऊपर सबसे ऊपरी जो सेल पाई जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस सेल कहते हैं। आम का पेड़, नीम का पेड़ है, उसमें जो है तो सबसे ऊपरी कोशिका देखिएगा किस प्रकार से देखती हैं, तो इसी प्रकार से दिखती है। फिर इसके बाद क्या है? जटिल स्थायी ऊतक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये, सेकंड नंबर जो है तो, है ना। अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर चुके हैं, जो कि एक ही तरह से दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। यानी कि जटिल कॉम्प्लेक्स टिश्यू के उदाहरण क्या है? तो आप लोग क्या बताएंगे? जाइलम और फ्लोएम हैं। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करती हैं, यानी कि वेस्कुलर बंडल का निर्माण करती हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है, जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती हैं। चित्र 6.3 में दिखाया गया है इसके बारे में। तने का एक भाग दिखाया गया है। क्या हम संवहन बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं? जैसे जो जाइलम, उसमें क्या है? ट्रैकिड वाहिका है, वाहिका जाइलम है, पैरेन्काइमा है और जाइलम। तो जैसे जाइलम में क्या क्या पाया जाता है? तो देखिए उसमें ट्रैकिड पाए जाते हैं, वाहिका पाई जाती है, जाइलम पैरेन्काइमा पाया जाता है और जाइलम पाया जाता है। फाइबर रेशे से मिलकर के बना होता है। इन्हें ट्रैकिड से एवं वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। जैसे ट्रैकिड और वाहिकाओं की संरचना कैसी होती है? नलिकाकार होती हैं। इनके द्वारा पानी और खनिज लवणों का ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की ओर संवहन होता है। जो ये नलिकाकार कोशिका होती हैं, ट्रैकिड्स होती हैं, इनके द्वारा ऊर्ध्वाधर जो है तो संवहन, खनिज और पानी का संवहन होता है, यानी कि वहाँ तक ले जाया जाता है। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि पैरेन्काइमा जो कोशिका होती है, जो ऊतक होता है, उसका क्या काम होता है? तो भोजन का संग्रह करता है। जाइलम फाइबर रेशे मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। जाइलम फाइबर जो है तो जाइलम फाइबर का क्या काम है? जैसे आपसे पूछा गया जाएगा कि ट्रैकिड्स का क्या काम है, तो ट्रैकिड्स क्या करती हैं? वाहिकाओं में नलिकाकार संरचना जो पाई जाती है, ये देखिए डायग्राम देख लीजिए, ये ट्रैकिड से ए में दिखाया गया है। फिर सेकंड में क्या दिया गया है? वाहिका दिया गया है। सी में क्या दिया गया है? जाइलम पैरेन्काइमा दिया हुआ। चौथे में क्या दिया है? फ्लोएम सेक्शन। यानी कि ये जो इसमें बताया गया है कि जाइलम में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो 4 प्रकार की होती हैं।
पहले में ये देखिए ट्रैकिड्स है, दूसरे में वाहिका है, तीसरे में जाइलम पैरेन्काइमा है और चौथे में क्या है, फ्लोएम सेक्शन है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, ट्रैकिड्स पढ़ा। ट्रैकिड्स कैसे होती है, लंबी नलिका कार्यकोशिका होती है, ये जो ऊतक होते हैं ट्रैकिड्स, और ये क्या करते हैं, भोजन और जो है तो खनिज पदार्थों को क्या करते हैं, संवहन करते हैं, यानी कि पौधों में ऊर्ध्वाधर पहुंचाते हैं। इसका काम है ट्रैकिड्स का। क्योंकि इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जाइलम में मतलब ये 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। सबसे पहली बात ये है, ये जो ऊतक 4 प्रकार के, ट्रैकिड्स हो गया, वाहिका हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया और जाइलम हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बोलता है कि जो ये है पैरेन्काइमा क्या करता है, पैरेन्काइमा का क्या कार्य है, तो भोजन का संग्रह करता है। फिर जाइलम फाइबर जो है रेशे मुख्यतः क्या करते हैं, जाइलम फाइबर मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। फिर फ्लोएम में देखिए, अब जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाएं हो गई, उसे हमने आप लोगों को डायग्राम में दिखा दिया। अब उसके बाद फ्लोएम को देखिए, तो फ्लोएम में कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो फ्लोएम में 5 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम में 5 प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वे क्या क्या होती हैं, चालनी कोशिकाएं होती हैं। इसके कभी कभी टाइप से पूछ लेते हैं, इसलिए आप लोग इसको शॉर्ट्स नोट्स बनाइएगा कि जाइलम में कौन कौन सी कोशिकाएं हैं। ये हमने आपको बता दिया कि 4 कोशिकाएं हैं जाइलम में, ये ट्रैकिड्स है, वाहिका है, जाइलम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम सेक्शन है, ठीक है ना। और इसके बाद अब देखिए फ्लोएम में, तो फ्लोएम में कितने प्रकार की होती हैं, फ्लोएम में 5 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब कौन कौन सी देखिए, तो चालनी कोशिकाएं हो गई, चालनी नलिका हो गई, साथी कोशिकाएं हो गई, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। और इसको जो है तो जैसे इसको क्या बोलेंगे, जो ये दिया हुआ चालनी कोशिकाएं जो हैं, तो इसमें जो है तो सीव सेल्स हो गई, सीव ट्यूब हो गई, कैम्पेनियन सेल्स हो गई, फ्लोएम फाइबर हो गया, एंड ये क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया। यानी कि ये 5 प्रकार की होती हैं और सीव ट्यूब्स होती हैं, ठीक है ना। ये 5 प्रकार की कोशिकाएं किसमें हो गई, फ्लोएम में हो गई। अब इनमें देखिए जो ये चालनी नलिका होती है, चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका और साथी कोशिकाएं फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशों से मिलकर के बना होता है। ये फ्लोएम कोशिकाएं इसलिए जो है तो फ्लोएम से मिलकर के बने रहेंगे, और जाइलम कोशिका जो है तो जाइलम कोशिकाओं से मिलकर के बने रहेंगे। चालनी नलिका जो है तो छिद्रित भित्त वाली होती है तथा नलिकाकार कोशिका होती है। चालनी जो होती है, फ्लोएम पत्तियों में भोजन को पौधे के विभिन्न, मतलब जो फ्लोएम का कार्य क्या है, जाइलम का काम क्या है कि जाइलम जो है तो जड़ों से जो है तो पानी और मिनरल्स यानी कि जो खनिज पदार्थ है उनका जो है तो नीचे से जो है जड़ों के द्वारा अवशोषण करके उसे ले जाता है पत्तियों तक। और फ्लोएम का काम क्या है कि जो पौधे में जो पत्तियां जो भोजन बनाती हैं उसे जो है तो पौधों के विभिन्न भागों में फ्लोएम पहुंचाता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं थी, यानी कि फ्लोएम में जो ये जो फ्लोएम रेशे हैं ये क्या होंगी, डेडी कोशिकाएं होंगी, और फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होंगी। ये देखिए इसमें क्या है, ये फ्लोएम सेक्शन है, इधर जाइलम का है, ठीक है। फ्लोएम सेक्शन में देख लीजिए ये जो डी नंबर में है, इसमें क्या है, चालनी प्लेट है, चालनी नलिका है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है और ये साथी कोशिकाएं हैं इसमें जो है तो। अब इसके बाद अपने लोगों को क्या पढ़ना, अब प्लांट के बारे में अपन पढ़ लिए। अब इसके बाद जो है तो इसमें जो है तो जंतु ऊतक के बारे में पढ़ना है, यानी कि एनिमल टिश्यू जो होते हैं, एनिमल टिश्यू के बारे में अपने को पढ़ना है। ये जो है तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा गाइज, इसलिए जो है तो इसको सेकंड पार्ट में आप लोगों को पढ़ाऊँगी। सबसे पहले आप लोग फर्स्ट पार्ट को पढ़िएगा, इसके बाद जो है सेकंड पार्ट को पढ़िएगा। आप लोगों को क्लास कैसे लगी गाइज, आप लोग क्लास को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, जिसकी वजह से आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।